नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है। जैसा कि छात्रों, आपको पता है कि अपन बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। और इस सेकंड में आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसको अपन फर्मी गैस मॉडल के रूप से जानते हैं। तो फर्मी गैस मॉडल है क्या? सबसे पहले तो अपन इसको चीज़ को समझें, और इसको समझने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि पी व एन फर्मी डिराक सांख्यिकी तथा पाउली अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते हैं। पी और एन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी तथा पाउली अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं। अतः नाभिक के लिए फर्मी के इस मॉडल को काम में लिया गया, फर्मी और डिराक की सांख्यिकी वाले मॉडल को। और इसके अंतर्गत प्रोटोनों को प्रोटॉन गैस और न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉन गैस के रूप में मानते हैं। मतलब न्यूट्रॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन बैठे हुए तो अपन ये मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन गैस है, और प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन गैस है। फर्मी डिराक के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। इसके नाभिक में अवस्थाओं की संख्या क्या होती है? इसमें नंबर फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन कणों तथा न्यूट्रॉन कणों के लिए दो अलग अलग वर्गाकार विभव के ऊपर विचार करते हैं। कैसे कि नाभिक में न्यूक्लियन की ऊर्जा अवस्था ज्ञात करने के लिए नाभिक को ए लंबाई का एक घन के समान अपन मान सकते हैं। इसमें न्यूक्लियन मुक्त की केवल गतिज ऊर्जा होती है तथा स्थित ऊर्जा इसमें शून्य होती है। नाभिक से न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो, इसके लिए नाभिक के बाहर विभव का मान अनंत माना जाता है। अतः इसको त्रिवी में अनंत विभव वाला भी बॉक्स मान सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम जानते हैं कि स्थायी अवस्था में मुक्त न्यूक्लियनों का तरंग फलन यह समीकरण 1 के द्वारा बताया जा सकता है। इसी तरह से बॉक्स में मुक्त न्यूक्लियन की ऊर्जा निम्न प्रकार से बताई जाती है। जैसे निम्न प्रकार मतलब जैसे समीकरण 2 है अपने बताया गया है, जहाँ समीकरण 2 में जो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, इसको n स्क्वायर के द्वारा अपन बताते हैं। और यहाँ छठे पॉइंट में अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक निर्देश तंत्र को कैपिटल ई तथा ई प्लस डी ई ऊर्जा परास में माना गया है, जिसके अक्षों के अनुदिश n1 n2 व n3 पूर्णांक है तथा एक बिंदु n1 n2 n3 के एक समुच्चय को ही व्यक्त करता है, अर्थात एक ऊर्जा अवस्था को ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने ये डिस्कस किया है कि समीकरण 3 गोले के समीकरण को बतलाता है। इसके अध्ययन से हम ये भी कह सकते हैं कि निर्देश तल में मूल बिंदु को केंद्र मानकर त्रिज्या n का एक गोला खींचें तो इसके आयतन के 8वें भाग में वे सभी बिंदु होंगे जिससे संबंध 0 से n तक n1 n2 व n3 के धनात्मक मान होंगे। अर्थात उन सभी ऊर्जा अवस्थाओं को बतलाया जाएगा जिसमें संबंध n1 n2 व n3 का समुच्चय 0 से n के बीच में उपस्थित रहेगा। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि 0 से कैपिटल ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को समीकरण 4 के द्वारा, 0 से कैपिटल ई के मध्य ऊर्जा अवस्थाओं की जो ये संख्या है उनको मैं समीकरण 5 के द्वारा भी बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक न्यूक्लियन के 2 पृथक्करण अवस्था होती है, इसलिए इसको डबल 2 से अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह से ई प्लस डी के मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को अपन dn इजिकल टू π/3 ये जो इक्वेशन लिखी है समीकरण 6 के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ वैल्यूज़ को नगण्य मान लिया है और उनको शून्य कर दिया है। इसमें सभी एक समीकरण जो 1 से n का मान अगर रख दिया जाए तो अपने को समीकरण 7 अपने को प्राप्त हो जाती है। इसी में आगे अपन देखें तो नाभिकीय फर्मी ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय फर्मी ऊर्जा को बताने के लिए हम जानते हैं कि नाभिक में 0 केल्विन ताप पर उच्चतम अध्यासित स्तर की ऊर्जा को हम फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इस ऊर्जा स्तर तक सभी स्तर भरे हुए होते हैं, ऐसा अपन जानते हैं, तथा इसके ऊपर के सारे ऊर्जा स्तर रिक्त होते हैं। ये बात अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए नाभिक में EF फर्मी ऊर्जा स्तर तक अध्यासित मतलब ऑक्यूपाइड मुक्त नाभिकों की संख्या समीकरण 7 के द्वारा अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जैसे मैंने लिखा है कैपिटल N और इसको सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद समीकरण 8 अपने को मिलती है। न्यूक्लियनों की फर्मी ऊर्जा समीकरण 8 से अपन समीकरण 9 निकाल मतलब समीकरण 8 से EF का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे EF का मान निकाला है मैंने, और ये समीकरण 9 आ गई। इसमें ये जो समीकरण 9 है, इस समीकरण 9 में
मैं ये लिख सकता हूँ कि जो कैपिटल वी है वो कैपिटल वी 4/3 पाई आर क्यू 4π/3 r³ के द्वारा बता सकते हैं। और आर की वैल्यू नाभिक के लिए अपन जानते हैं कि AR0 3 के द्वारा बता सकते हैं। और R0 की वैल्यू जो है वो बहुत कम, मतलब 1.1 फर्मी के आसपास होती है। इन सभी को लिया जाए तो अपन को समीकरण 10 मिलती है। प्रोटोनों के लिए अगर फर्मी ऊर्जा निकाली जाए तो प्रोटोनों के केस में n के स्थान पे अपन Z काम में लेंगे तो ये अपने को समीकरण 11 प्राप्त हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों के लिए अगर अपन काम में लें तो समीकरण 12 के रूप में अपन बता सकते हैं। और मान लिया जाए कि जो कांस्टेंट वैल्यू है जो आ रही है उनको कैपिटल के लिख लें अपन, तो समीकरण 11 से EFZ का मान निकालेंगे तो समीकरण 13 मिलेगी अपने को। न्यूट्रॉनों के लिए समीकरण 14 प्राप्त होगी। और अपन ये मान लें कि n=Z=a/2 है, मतलब बराबर संख्या में किसी नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो समीकरण 10 से ये अगर ये कंडीशन रख दें तो अपने को नेक्स्ट समीकरण मिल जाती है और EF का मान आ जाता है। और ये EF का मान 37 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास अपन ने निकाल के बताया। इसी तरह से संवेग का मान भी निकाल सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक स्थायी नाभिक में फर्मी ऊर्जा लगभग 37 मिलियन इलेक्ट्रॉन होती है तथा अत्यधिक संवेग से न्यूक्लियर नाभिक में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। एक छोटे से टॉपिक के रूप में मैंने आपको ये फर्मी गैस ऊर्जा के बारे में बताने की कोशिश की कि क्या होती है और नाभिक को इसको किस तरह से अपन इसको संबंधित कर सकते हैं।